हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। और स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसमें भैया 30 मिनट, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी सुपर 30 रिवीजन सीरीज चल रही है आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए। 30 मिनट के अंदर ये जो अध्याय है ना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर क्या करने वाले हैं, फिट करने वाले हैं। ये कहानी जो है वो बड़ी ही शानदार होने वाली है और हम थोड़ा स्पीड से काम करेंगे, राइट। तो यदि कोई भी डाउट होगा तो सीधे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और पूछ लीजिएगा। किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लो और उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लो। चैप्टर ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर फिट हो जाता है। चलो भैया, सबसे पहला सवाल जो है वो बहुत शानदार है, जानदार है, धमाकेदार है। क्या है? 3 तत्वों के नाम बताने हैं जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बात समझ में आई? 3 ऐसे तत्वों के नाम बताने हैं जिनके बाहरी जो कोश होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब क्या? तो ध्यान से देखना कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रथम, मैं कह रहा हूं ध्यान से देखेंगे, प्रथम राइट समूह। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रथम समूह या फिर वर्ग जो है, समूह और वर्ग एक ही चीज होती है। तो प्रथम समूह या वर्ग के जो तत्व होते हैं, बात समझ में आई, उनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और यही एक कारण है कि उनकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 होते हैं और जो संयोजकता है वो भी कैसी होती है? 1 होती है। बड़े इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें कौन कौन आता है जिसमें अंतिम कक्षा जो होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आता है कौन? हाइड्रोजन से शुरुआत होती है। बात समझ में? तत्व पूछा है ना तो अपन हाइड्रोजन भी लिख देंगे। धातु पूछता तो हम हाइड्रोजन नहीं लिखते। क्लियर? तो इसको याद कैसे रखोगे? पहले समूह वाले को। तो अब आप बोलोगे सर याद रखने की स्टाइल तो अपने को पता है, कौन सी? हेलिना की रब से फरियाद। बिल्कुल सही, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और हम याद रखते हैं हेलिना कब्र से फरार, राइट। हेलिना कब्र से फरार, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हेलिना कब्र से फरार या हेलिना की रब से फरियाद एक ऐसा तरीका है जिससे आप पहले समूह के जो तत्व हैं, राइट, उसको क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग के अंदर फिट रख सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो इसको नोट करो, बढ़ेंगे आगे, जल्दी से नोट करो। डन। चलिए, तो इस तरीके से आप जो है हाइड्रोजन ले सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, या फिर क्या ले सकते हो? फ्रांशियम ले सकते हो। फ्रांशियम इसमें रेडियो एक्टिव है और इन सब की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पता कैसे चलेगा कि सर लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है? भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, लिथियम जो है उसका हो जाएगा 2 और 1, सोडियम जो है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके हो जाएगा 2, 8 और 1। वहीं के वहीं यदि हम पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 9 है और ये हो जाएगा 2, 8, 8 और यहां पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कहानी जो है बड़ी शानदार है, बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो 3 तत्वों के बारे में हमने बात की जिनके लास्ट ऑर्बिट में अंतिम ऊर्जा कक्षा जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दैट्स ऑल। चलिए और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला, अच्छा, इसका बी पार्ट है। हमें 2 ऐसे तत्वों के बारे में बात करनी है जिनके सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं समूह 2 के तत्व जो होते हैं, राइट। सेकेंड हमारा जो ग्रुप होता है उसके जितने भी तत्व होते हैं, क्लियर? बोलो यस सर, उनमें पाए जाते हैं आपके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि लिथियम का पड़ोसी बेरिलियम और भैया आपके सोडियम का जो पड़ोसी मैग्नीशियम है, इनके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। बढ़िया सवाल था। क्या इसका तीसरा पार्ट है वो भी देख लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल। 3 ऐसे तत्व अपने को बताने हैं जिनका बाहरी कोश जो है वो पूर्ण होता है। और बहुत ध्यान से देखिएगा ये कौन होती है? आदर्श गैसें, उत्कृष्ट गैसें। बात समझ में आई? तो आदर्श या उत्कृष्ट गैस ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखो, हीलियम में 2 होंगे, नियॉन में, आर्गन में, ज़ेनॉन में, क्रिप्टॉन में, रेडॉन में जो है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 8। और क्योंकि इनका अष्टक पूरा है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, इसलिए थोड़े से निष्क्रिय होते हैं।
बहुत सारे कंपाउंड या यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। शानदार ये कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है। राइट बोलो यस सर। और कोई भाग नहीं। हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन में कि भैया आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको जो है तुलना करनी है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड थी। किस पर थी? तो भैया ये परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड थी, ठीक है। और वहीं के वहीं यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो ये परमाणु क्रमांक पर बेस्ड है। बात समझ में आई? और भी बहुत सारे अंतर है, देख लेते हैं। पहले कौन आई? तो पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी आई। तो वन थिंग इज क्लियर हियर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कम रही होगी। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, ये होता है जिसमें 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं, जिसमें अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, नाम होते हैं। और यदि इस चैप्टर को पूरा शानदार तरीके से आपको सीखना है तो आपको अपने दिमाग के अंदर जो आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल है उसको फिट रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। बढ़िया वाली कहानी, चलो आ जाओ। हाँ जी, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो होगी उसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, इसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है। इसमें 8 समूह, इसमें 8 समूह बोले तो ऊपर से नीचे, और पीरियड यानी कि आवर्त जो है वो इधर से यदि हम देखेंगे राइट, तो भैया कैसे? बाएं से दाएं। कैसे? बाएं से दाएं जो है वो क्या हो जाएंगे? पीरियड्स यानी कि आवर्त हो जाएंगे। वहीं यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें समूह यानी कि ग्रुप हो जाएंगे 18 और पीरियड हो जाएंगे कितने? 7। बड़े ध्यान से देखिएगा, वहां पर अक्रिय गैसों के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। वहां पर अक्रिय गैसें नहीं है, इसमें अक्रिय यानी कि उत्कृष्ट गैसें जिसमें कि हीलियम, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, वार्गन जैसी गैस चीजें आती हैं वो पाई जाती हैं इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में। मुख्य जो डिफरेंस है ऊपर वाला है वो पहला वाला, ठीक। चलिए और आगे बढ़ेंगे। और कोई पार्ट है क्या? बिल्कुल है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ एक त्रुटियां थी या आप ये कह लो कि कमियां थी। बात समझ में आई? अब जो चीज पहले आएगी उसमें कमी होगी तभी तो उसको अब हम अपडेट करके नई चीज बनाएंगे। सिंपल सी कहानी, राइट। चलिए तो ध्यान से देखिएगा कौन सी वीक संगतियां थी। हाइड्रोजन के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्लियर। दूसरी बात, समस्थानिकों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। कुछ ऐसे तत्व थे जिनका जो परमाणु भार था वो ज्यादा था, मतलब उनको बाद में रखा होना चाहिए था, पर उनको जो है पहले रख दिया गया। इसमें आते हैं कौन? कोबाल्ट और निकल। राइट बोलेंगे यस सर। साथ में हम बात करेंगे तत्वों के स्थान पर ग्रुप और आवर्त का अनुमान लगाना संभव नहीं था, पर हम यदि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के ग्रुप और आवर्त का पता लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। एग्जाम्पल देते हैं इस वाले पॉइंट को लेकर, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका सोडियम, बोलो यस सर। यह है 11, यह है 2, यह है 8 और ये 1। मतलब जो आवर्त होंगे वो होंगे 3 और जो समूह होंगे, बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देखना, वो होगा पहला। आवर्त तीसरा क्यों? क्योंकि 3 कक्षाएं बनी है, बोलो यस सर। और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो समूह होगा वो होगा पहला। बात समझ में आई? और यदि आप पीरियोडिक टेबल से क्रॉस चेक करोगे तो बिल्कुल जानकारी यही निकल कर आएगी। दूसरी बात ये इसमें संक्रमण तत्व जो होते हैं जो कि मुख्य रूप से डी ब्लॉक में आते हैं, राइट, उसके लिए कोई भी अलग से स्थान नहीं बना हुआ था। पर यदि हम बात करते हैं आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, उसमें संक्रमण तत्वों का अलग से बना हुआ था क्या? स्थान। क्लियर है कहानी? शानदार है कहानी, मजेदार है कहानी, नोट किया जाए। पक्का? बोले यस सर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, पर उससे पहले कुछ एक पार्ट्स और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। यह किसी ग्रुप में तत्वों के रासायनिक गुणों की समानता की व्याख्या करने में असमर्थ है। वहीं के वहीं यदि हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल जो कि मॉडर्न है, आधुनिक आवर्त सारणी है, तो किसी ग्रुप में तत्वों के रासायनिक गुणधर्म इसलिए समान होते हैं क्योंकि उन तत्वों के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? एक समान होती है। तीसरी बात यह कि भैया लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो थे वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित नहीं थे। वहीं के वहीं यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो एक सेपरेट ब्लॉक बनाया गया है जिसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी, बोलो यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्त के अभिलक्षण बताइए। बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, ऐसे वाले जो हैं वो आवर्त हैं, ऐसे वाले जो हैं वो हैं समूह। बात समझ में? अब देखो डिफरेंस क्या है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जब आप एक समूह में जाते हो तो सब में अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कैसी होती है? एक समान होती है। मतलब ये कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन सब में कैसे होंगे? एक समान होंगे और सब संयोजकता एक जैसी होगी। ठीक है, परमाणु आकार कैसा होगा? तो नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ने लगेगा। नीचे जाने पर परमाणु आकार जो है वो कैसा होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, जल्दी तो बताओ। ऐसा इसलिए क्योंकि कक्षाओं की जो संख्या है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, इसलिए नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने लगेगा। वहीं के वहीं यदि हम पीरियड की बात करेंगे, राइट, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन एक आवर्त में हमने लिखने की कोशिश की हुई है। सबके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की यदि हम संख्या देखें तो बोरॉन का 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये मैंने संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। आप प्लीज इसे परमाणु क्रमांक ना माने, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, संयोजकता जो होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी जो कक्षाएं हैं वो कैसी होने लगती है? राइट, उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है। हम बात करेंगे संयोजकता की। संयोजकता का मतलब होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग या फिर जो है ट्रांसफर किया जाता है उस संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं, जो कि पहले बढ़ती है फिर कम होने लगती है। बात समझ में आई? देखो यहाँ पर बोरॉन आएगा, यहाँ पर कार्बन आएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसलिए नियॉन कोई आबंध नहीं बनाता, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4, इस तरीके से कहानी चलते रहती है। हम बात करें यदि परमाणु आकार की तो भैया इसमें घटते हुए क्रम में होता है, इसमें बढ़ते हुए क्रम में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आप पीरियोडिक टेबल को समझना चाहते हो तो बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट किया जाए। चलो और कुछ एक पॉइंट्स है उस पर भी ध्यान देते हैं। हम यदि बात करते हैं इसके बारे में धात्विक अभिलक्षण, तो यहां पर था भैया समूह नीचे में बढ़ती है। ठीक है, ये समूह हो गया, बोलो यस सर। और इधर वाला जो है ये हो गया आवर्त। ये कौन सी चीज हो गई? तो ये हो गया आवर्त। पहली बात, अधात्विक अभिलक्षण जो है नीचे जाने पर घटती है, राइट। अधातुओं की स्थिति किसमें? समूह में। और ये कैसी होती है? बढ़ती है। ठीक है, चलो विद्युत धनात्मकता की यदि हम बात करते हैं, किसके बारे में? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में, तो नीचे जाने पर बढ़ती है और ये नीचे जाने पर कम होती है, मतलब ऊपर जाने पर बढ़ती होगी। वहीं के वहीं यदि विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक, एक और चीज, ये वाली लाइन को इधर लिख देना, इधर वाले को उधर पे नोट कर देना। ठीक है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंग कहानी। चलो पक्का 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 पक्का। चौथा क्वेश्चन बहुत शानदार है, यहां से बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसकी विसंगतियों को क्या किया गया? दूर किया गया। मतलब ये कि मेंडलीव की आवर्त सारणी को जब क्या किया गया? अपडेट किया गया, तो उससे आधुनिक सारणी में क्या क्या हुआ? पहली बात ये, हाइड्रोजन के स्थान के बारे में हम बात करेंगे। हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं से गुणों, हाइड्रोजन जो है उसका क्षारीय धातुओं से गुणों में समानता के आधार पर ग्रुप 1 में सबसे ऊपर रखा गया था, पर यह उचित स्थान नहीं था। आप सोच कर देखो, आज तक हाइड्रोजन जो है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन किसी को पता ही नहीं है, अभी भी नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? हम ऐसा बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे, पर आप ध्यान सोच कर देखो ये सभी जो है वो धातुएं हैं और अकेला हाइड्रोजन जो है वो कैसा है? अधातु है। ठीक है, रुको, मैं इन सब में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ठीक है जी। और यहां पर पहला, ये दूसरा, ठीक है, उसके बाद यहां पर तीसरा, यहां पर 12वां, गिनती आपको आती है, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, ये हो गया 13वां, ये हो गया 14वां, ये हो गया 15वां, 16वां, 17 और लास्ट वाला हो गया अपना उत्कृष्ट गैस यानी कि 18। अब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से तो यहां पर रखा गया है, पर हाइड्रोजन अधातु है, बाकी के सारे जो हैं वो धातु है। बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात जो है हाइड्रोजन के स्थान को लेकर थी, ये रहे आपके पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपने को बहुत सारा पढ़ना है। दूसरा, कोबाल्ट और निकल में हमने ये देखा था,
थोड़ी देर पहले हमने फिर डिस्कस किया था कि ध्यान से देखो, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 58.9 यू है, निकल का जो है 58.7 यू है। तो इस हिसाब से राइट, ध्यान से देखिएगा, कोबाल्ट जो है वो बाद में आना चाहिए और जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है वो पहले आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, कोबाल्ट को Ni से पहले रखा गया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि परमाणु संख्या कोबाल्ट की कितनी है, 27 है, और Ni की कितनी है, 28 है। तो इसका मतलब ये कि जो मेंडलीव अंकल ने कहा था कि भैया बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से हम अरेंज करेंगे, वो तो हो ही नहीं पाया। बात समझे? बोले यस सर। समस्थानिकों का स्थान ही नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि परमाणु द्रव्यमान को आपने आधार बनाया था, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान को आपने आधार बनाया था किस चीज के लिए? आपने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। अब उसमें समस्थानिकों को आप कैसे रखोगे? क्योंकि जब आप बात करोगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है उसका इसका द्रव्यमान अलग, इसका द्रव्यमान अलग, तो एक ही तत्व के दो अलग अलग द्रव्यमान कैसे फिट होंगे? क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ये भी एक विसंगति थी जिसको दूर किया गया। प्रश्न 5वां जो है, जो एग्जाम वाले होते हैं आपके, उनका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। आवर्त सारणी में 3 तत्व दिए हुए हैं, ए, बी और सी, और तीनों की जो स्थिति है वो इस तरीके से दी हुई है। समूह 17 के हैं, समूह और 16 के हैं। ठीक है, तो देखो समूह 17 के हैं, मतलब आपके ये फ्लोरीन वाला ग्रुप हो जाएगा, ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप हो जाएगा। राइट, चलिए अब आपसे पूछा गया है कि ए जो है वो धातु है या अधातु है। तो समूह 17 जो होती है, बात समझ में आई? समूह 17 जो है, देखो फ्लोरीन के बाद क्या होगा? यहां पर क्लोरीन ही तो होगा, यहां पर ब्रोमीन होगा, यहां पर आयोडीन होगा, ऑक्सीजन के बाद यहां पर सल्फर होगा, यहां पर सेलेनियम होगा, यहां पर टेलुरियम होगा। ऐसे ही तो है, देख लेते हैं। ये देखो, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। बात समझ में आ गई? चलो, तो इसीलिए अपने को पता होना चाहिए, बात समझ में, इसलिए अपने को पता होना चाहिए भैया कि कौन से समूह में कहां पर कौन सा तत्व आता है। ठीक, बोलेंगे यस सर। चलो बात करेंगे किसके बारे में? समूह 16 के बारे में। ए जो है वो धातु है कि अधातु है? तो भैया अधातु है। ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है, ऐसा क्यों या कम है? बात समझ में आई? ए की अपेक्षा जो सी है वो ज्यादा क्रियाशील है या कम क्रियाशील है? तो ध्यान से देखिएगा, आई जो है, आयोडीन जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो यदि हम आयनीकरण ऊर्जा की बात करेंगे तो क्लोरीन के लिए, आयोडीन के लिए कैसी होगी? कम होगी। पर यदि हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे, क्लियर, तो फिर क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो जल्दी आबंधन कौन बनाएगा? विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर क्लोरीन। और यदि हम आयनन एंथैल्पी की बात करेंगे तो उसके हिसाब से आयोडीन। चलिए, सी का साइज बी से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो भैया आप जानते हो, ध्यान से देखना, आयोडीन और टेलुरियम है। देखो ये आयोडीन है, ये टेलुरियम है। ठीक है, दोनों अपने पास हैं। बोलो यस सर। टेलुरियम भी है, आयोडीन भी है। हम जानते हैं कि उस तरफ जाने पर जो आकार है वो कैसा होता है? कम होता है। मतलब आयोडीन जो है वो छोटा होगा, टेलुरियम जो है वो बड़ा होगा। आयोडीन जो है वो छोटा होगा, टेलुरियम जो है वो बड़ा होगा। मतलब सी छोटा होगा, बी बड़ा होगा। दैट्स ऑल। ए तत्व किस प्रकार के आयन, धनायन या ऋणायन बनाएगा? तो जो ए है बेसिकली वो क्लोरीन है। 17वें समूह में है, इसलिए इसकी अंतिम कक्षा जो होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बाबूजी? 7 होगी। बोलो यस सर। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? क्लोरीन कहता है भाई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे को जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दोगे वैसे ही मेरा ऑक्टेट जो है, अष्टक जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धारण करेगा। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को धारण करेगा, सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट? Cl नेगेटिव। मतलब ये कि ये ऋणायन बनाएगा। इनफैक्ट जो आपके समूह 16 वाले हैं वो भी ऋणायन बनाएंगे। दैट्स ऑल। तो नोट किया जाए। पक्का? कहानी बड़ी शानदार है। बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ये देखो क्रॉस चेक अपन इसको कर लेते हैं। क्लियर? तो ए है अधातु, क्रियाशीलता की भी हमने बात कर ली, आकार की भी हमने बात कर ली, और ए जो है ऋणायन बनाएगा, इसको हमने बकायदा रिएक्शन लिखकर दिमाग के अंदर फिट कर लिया। बात समझ में आई? ठीक है। एक और चीज, इसको थोड़ा हम और डिस्कस कर सकते थे, पर आपको याद होगा मैंने कहा था 30 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर चल रहे हैं। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो है 16। ओके, परमाणु क्रमांक 16 किसका है? तो भैया सल्फर का है। ये रहा सल्फर, ये रहा 2, ये रहा 8 और ये रहा 6।
बात समझ में आ गई? तो 2 और 8 10 हो गया और 6 मिलाया तो आपने ये 16 बना लिया। सल्फर जो है परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 6 है। इसके विषय में अनुमान लगाइए कि इसके परमाणु में संयोजकता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन, हम बात कर रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की, यानी कि अंतिम कक्षा में पाए गए इलेक्ट्रॉनों की, तो वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। पर यदि हम बात करते हैं संयोजकता की, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है, बहुत आसान होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पर हम यदि बात करें संयोजकता की, तो बेसिकली जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो क्या है? राइट, तो वो है भैया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो देखो अंतिम कक्षा में 6 है, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उसको धारण करेगा, इसलिए इसकी 2 होगी। खत्म बात। ठीक, पक्का? कोई दिक्कत? नोट किया जाए। ठीक, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, या इसको आप संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। अकेला संयोजकता लिखा है तो आपको 2 लिखना है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन लिखा है तो आपको 6 लिखना है। खत्म खेल। राइट बोलो यस सर। दूसरा भाग देखते हैं इसका। संयोजकता कितनी है? 2 है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, संयोजकता 2। ठीक है, परमाणु क्रमांक वगैरह अरे तो क्लियर है, परमाणु क्रमांक 16 है, तो आपका जो तत्व है वो क्या होगा? सल्फर होगा। मामला बिल्कुल सेट है। आ जाओ, इसके वर्ग का क्रम, बात समझ में आई? ये किस वर्ग में पाया जाएगा? तो भैया ये किस वर्ग में पाया जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया वाला फॉर्मूला यहां पर दिया है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बोलो यस सर। वर्ग का क्रम कौन सा होगा? ग्रुप नंबर कौन सा होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 में आप 10 जोड़ दीजिए, इस 6 में आप 10 जोड़ दीजिए, ये 10 नहीं जोड़ना, ये वाला 10 जोड़ना है, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 16। तो बड़ा घुमा फिराने कर ये क्वेश्चन दिया गया था, जानबूझकर परमाणु क्रमांक 16 दिया गया ताकि आपका जो आंसर है वो 16 आए, तो आपको 1 मिनट के लिए लगे अरे कहीं गलत तो नहीं है। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, वर्ग क्रमांक इसका क्या होगा? 16 होगा। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ और है? यह धातु होगा या अधातु होगा? भैया सीधी सी कहानी, इसने इलेक्ट्रॉन को धारण किया है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए ये क्या होगा? ये पक्का है कि ये अधातु होगा। बात समझ में आ रही है? चलो, और वैसे भी पी ब्लॉक में आ रहा है, पी ब्लॉक में तीनों होते हैं, पर सल्फर जो है अपन जानते हैं उसको कि ये कैसा है? अधातु है। अगला सवाल, नहीं इसी का एक और भाग, इससे प्राप्त ऑक्साइड जो होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका एक ऑक्साइड SO2 है। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो या तो अम्लीय हो सकती है, या तो क्षारीय हो सकती है, या तो उभयधर्मी हो सकती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, H2O के साथ में जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें मिला H2SO3, SO3। बात समझ में? क्या मिला आपको? अम्ल मिला ना। इसका मतलब क्लियर है कि ये कैसा होगा? सर ये अम्लीय होगा। खत्म खेल। तो ये कैसा होगा? अम्लीय होगा। नोट किया जाए। ठीक, एकदम शानदार क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिट कराकर चला गया। अच्छा, एक और भाग है। ठीक है, इसके क्लोराइड का क्या सूत्र होगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट, ये जो तत्व है, राइट, इसकी संयोजकता कितनी है? देखो इसकी संयोजकता 2 है, और ये जो चीज हम यहां पर कर रहे हैं इसको अपन ने क्रिस क्रॉस मेथड के नाम से 9th क्लास में किया हुआ है। तो आपने इस तत्व को X मान लिया। अब मेरे को पता चल गया है तो मैं इसको सल्फर ले लेता हूं। इसकी संयोजकता 2 है, क्लोरीन जो है उसकी संयोजकता 1 है। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि इसको ऐसा, मतलब कि भैया ये हो गया HCl2, या फिर आप इसको XCl2 लिख सकते हो। इस तरीके से जो है इसकी क्या हो जाएगी? क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर? क्रिस क्रॉस मेथड हमने किया था कौन सी क्लास में? 9th क्लास में, केमिस्ट्री में। ठीक है जी, चलो स्क्रीनशॉट लिया जाए। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है और भी शानदार। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, अपने से ट्राई कीजिए, बढ़ते हैं आगे। हरिए, देखो बढ़िया प्रैक्टिस कराने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के गुणों में आवर्तता का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान से देखिएगा, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं, जिससे परमाणु जो तत्व होते हैं उनका क्रमिक रूप से उनके जो गुणधर्म होते हैं वो कैसे होने लगते हैं? बदलने लगते हैं। जैसे यदि आप बात करेंगे तो लिथियम 1 आबंध बनाएगा, पर बेरिलियम जो है वो 2 आबंध बनाएगा।
बात समझ में आई? बढ़िया वाली कहानी। इसका सेकंड वाला पार्ट हम देखेंगे, राइट। एक ही समूह के सभी तत्वों के गुण समरूप क्यों होते हैं? क्योंकि भैया सबकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो एक जैसी होती है, इसलिए सब आबंधों की जो संख्या है वो एक समान बनाते हैं। नोट किया जाए, साथ साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में कैसे परिवर्तन होता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा बोरॉन, फिर मैंने लिखा कार्बन, मैंने लिखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इस वाले को तो हम भाग एक बाहर रख देते हैं क्योंकि आदर्श गैसें हैं भैया, तो वो हमारे फ्लो में फिट होंगी ही नहीं। बात समझ में आई? पर यदि हम बात करते हैं फ्लोरीन के बारे में, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, राइट। और बोरॉन की जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू व्हाट हम यदि बात करें फ्लोरीन की। तो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इस प्रकार आने वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप आवर्त में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। कभी यहां पर क्या कहना चाहते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। बोरॉन से यदि आप नियॉन की तरफ आओगे, राइट, बोरॉन से स्पेशली आप यदि फ्लोरीन की तरफ आओगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो धनात्मक आवेश बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति है वो भी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दैट्स ऑल। नोट किया जाए, बढ़िया सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि और भी शानदार होने वाला है कि मेंडलीव ने कुछ तत्व जो उस समय ज्ञात नहीं थे के अस्तित्व का अनुमान लगाया। भाई इस मामले में तो मानना पड़ेगा बड़े इंटेलिजेंट, पहले से नाम देकर रखा, राइट, पहले से जो है नाम देकर रखा तत्वों का, राइट, और उसके बाद जब वो तत्व खोजे गए तो उनके गुणधर्म वैसे ही निकले जैसे मेंडलीव अंकल ने प्रिडिक्ट किए थे। ठीक है, तो दो तत्वों को जिसमें एक सिलिकॉन है एक एल्यूमिनियम है नाम दिया। अब पूछा गया है उन तत्वों के नाम दीजिए जिन्होंने इन तत्वों का स्थान लिया। तो याद रखेंगे आप लोग, एक सिलिकॉन का स्थान लिया जर्मेनियम ने और एक एल्यूमिनियम का नाम स्थान लिया गैलियम ने। बात समझ में आई? तो गैलियम का नाम, क्योंकि गैलियम तो उपलब्ध था नहीं, तो मेंडलीव ने उसके लिए नाम कौन सा रखा था? एका एल्यूमिनियम। गॉट इट? बोलो यस सर। बहुत शानदार ये कहानी है। हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। आवर्त सारणी में इन तत्वों के समूह तथा आवर्त बताइए। जैसा कि आप जानते हो कि जर्मेनियम जो एक प्रकार का उपधातु है, इसका समूह 14 होगा और आवर्त 14 होगा। ठीक है, समूह जो है वो 14वां होगा और आवर्त जो है वो कौन सा होगा? 4th यानी कि चौथा होगा। वहीं के वहीं यदि हम बात करें गैलियम की, तो इसका जो समूह है वो 13वां होगा और इसका जो आवर्त है वो कैसा होगा? 4th यानी कि 4th पीरियड में ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? बोलो यस सर। गैलियम और जर्मेनियम जो है एक दूसरे के पड़ोसी हैं, पर दोनों के गुणधर्मों में कुछ एक परिवर्तन है। ठीक, चलिए इन तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो गैलियम जो है वो एक धातु है और उपधातु कौन होगा? जर्मेनियम। जर्मेनियम एक उपधातु है। जैसे सिलिकॉन एक उपधातु है, ऑन द सेम वे जर्मेनियम एक उपधातु है और गैलियम यदि हम बात करें तो वो एल्यूमिनियम के नीचे आता है, वो एक धातु है। बात समझ में आ गई? इनमें से प्रत्येक में कितने सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे? गैलियम में 3 होंगे क्योंकि एल्यूमिनियम, या देखो ये 13वें समूह में पाया जाता है, ठीक है, और ये 14th यानी कि 14वें समूह में पाया जाता है। तो भैया जो 13वें समूह में पाया जाएगा उसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। 14वें समूह में जो कि कार्बन है, अब सोचो ये कार्बन वाले में पाया जाता है तो इसमें कितने हो जाएंगे? राइट, कार्बन और सिलिकॉन वाले में पाया जाता है तो इसमें कितने हो जाएंगे? अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत शानदार हैं, पूरे चैप्टर से लिए गए हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, हम आगे बढ़ने वाले हैं। तत्वों के गुण नीचे दिए गए हैं। आवर्त सारणी में आप इन तत्वों को कहां पाएंगे? एक ऐसी मुलायम धातु के बारे में बात हो रही है सॉरी, एक मुलायम धातु के बारे में बात हो रही है जैसे कैरोसिन में रखा जाता है। मुलायम धातु है जैसे कैरोसिन में रखा जाता है, ऐसी 3 ही धातुएं होती हैं। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। राइट, तो भैया सोडियम या पोटेशियम आप ले सकते हैं। समूह पहला होगा, आवर्त आप सोडियम और पोटेशियम का अपने अपने हिसाब से बता सकते हो, यह सब आपको पहले से पता है। ठीक है जी, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आ जाओ। परिवर्तनशील एक से अधिक संयोजकता युक्त एक तत्व जिसे जल में संग्रहित करके रखा जाता है, तो भैया ये है आपका फास्फोरस। फास्फोरस जो होगा ये 15वें समूह में आता है और इसका आवर्त 3 है और इसे जल के अंदर हम लोग संग्रहित करके भंडारित करके रखते हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। एक तत्व जो कि चतुसंयोजक है तथा कार्बनिक, ये तो इस पर पूरा एक चैप्टर है, ये तो हर बच्चे को पता है, हर स्टूडेंट के दिमाग में फिट है।
चतुसंयोजकता और श्रृंखलन दो ऐसे गुणधर्म होते हैं कार्बन के जिसके कारण वो ढेर सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो उस तत्व का नाम क्या होगा? कार्बन होगा। बहुत शानदार ये कहानी है। चलिए, परमाणु क्रमांक 2 वाला तत्व जो एक अक्रिय गैस है, हीलियम। बहुत सिंपल था, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। एक तत्व जिसकी पतली ऑक्साइड परत अन्य तत्वों को एनोडीकरण प्रक्रम के द्वारा संरक्षण प्रतिरोधी बनाती है। भैया एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की जो पतली परत होती है, राइट, उसका हम धातु लेपन में या फिर एनोडीकरण में उपयोग करते हैं। क्लियर है कहानी? ये जो है 13वें समूह में पाया जाएगा और इसका जो आवर्त है वो कौन सा होगा? 3 होगा। तो आपको भैया पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शानदार शानदार ये कहानी है। चलो अगला क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तत्व X है जो कक्ष ताप पर पीला ठोस है। बात समझ में आ रही है? एक तत्व है X है जो रूम टेम्परेचर पे लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पीला है और ठोस है। श्रृंखलन तथा अपरूपता दर्शाता है। तो यह कंफर्म होगा कि ये एक अधातु है, क्योंकि अपरूप और श्रृंखलन जो है वो सिर्फ किसका होता है? अधातुओं का होता है। धातुओं में यह सब नहीं होता। X जो है वो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है जो कि फेरस सल्फेट क्रिस्टलीय तापीय विघटन के दौरान भी बनते हैं तथा मुख्य वायु प्रदूषक हैं। इसका मतलब ये एक अधातु है एंड ये कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन में से कोई एक होगा। तो नाइट्रोजन हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन जो है इसमें उतना श्रृंखलन होता ही नहीं है। इन दोनों में से कोई एक होगा। थोड़ा सा आप सल्फर ले सकते हो, दैट्स ऑल। पर बोल रहे हैं कि भाई पीला ठोस है। बात समझ में आ रही है? पीला ठोस है तो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर इनमें से कोई एक होना चाहिए। चलिए, तत्व X को अपने को पहचानना है। बात समझ में आई? अच्छा, फेरस सल्फेट के टाइम पर भी बनता है, मतलब कि सल्फर का यौगिक होगा। ठीक है, तो कार्बन गया, फास्फोरस गया, सल्फर अपना सही आंसर है। तो X तत्व जो है वो क्या होगा? सल्फर होगा और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा? 16 होगा। कहानी बड़ी शानदार है, नोट किया जाए। ठीक, चलो और आगे बढ़ेंगे। X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब सल्फर है, पता चल गया है। परमाणु क्रमांक 16 है, लिख दो। 2, 8 और 6, 2 और 8 10 और 6 16, खेल खत्म। तीसरे वाले पॉइंट की तरफ चलेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के तापीय अपघटन की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे, फेरस आयरन ऑक्साइड मिलेगा, साथ में ये दोनों जो गैसें हैं ये कैसी होती हैं? तो भैया विषैली होती हैं। कैसी होती हैं? तो ये हो जाती हैं विषैली। और आप इसको भी कह सकते हो कि ये दोनों गैसें जो हैं ये बेसिकली कैसी होती है? प्रदूषक होती है। ठीक है, शानदार ये कहानी है, नोट किया जाए। हरिया। तो बात किसके बारे में हो रही थी? SO2 और SO3 के बारे में। इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये दोनों ही गैसें जब ऊपर जाती हैं, वातावरण में बादलों के पास पहुंचती हैं, तो निर्माण करती हैं किसका? राइट, एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा का। बहुत शानदार कहानी। बनने वाले ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? तो अम्लीय होगी, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करेगी। और इस तरीके से अपने जो क्वेश्चंस है उनकी शानदार वाली हो रही है प्रैक्टिस। इसकी स्थिति हम बता सकते हैं कि इसका आवर्त जो है वो 3 होगा और समूह जो है वो 16 होगा। और भैया अपन ने 30 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को उसके नानी याद दिला दी। बात समझ में? आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा थी, कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा जल्दी लपेट लिया है। यदि कोई डाउट होगा सीधे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपना डाउट वहां पर जाकर आप पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहें, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सुपर 30 सीरीज अपनी हो चुकी है। लाइव सेशन जो है वो अपने चल रहे हैं भैया। क्विक रिवीजन सीरीज से लेकर लास्ट मिनट रिवीजन, डाउट सेशन, सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपके लिए लेकर आ रहा है, ताकि परीक्षाओं में एग्जामिनेशन में आप लोगों की शानदार वाली तैयारी हो सके। बढ़िया से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।